डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले पाकिस्तान के सीजफायर वाले सर्कस का डीएनए टेस्ट करेंगे। मित्रों, कहा जाता है अगर आप एक जोकर को चुनते हैं तो वो आपको सर्कस ही दिखाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी यही किया। उन्होंने ईरान के साथ सीजफायर के लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना सरपंच चुना और अब मुनीर दुनिया को सीजफायर के नाम पर पाकिस्तानी सर्कस दिखा रहा है। और अब ये हालात हैं। शहबाज शरीफ जिस वार्ता को पाकिस्तान के इतिहास का सबसे सुनहरा अध्याय बता रहे थे, वो पाकिस्तान के इतिहास का सबसे शर्मनाक पल साबित होने जा रहा है। मित्रों, आज आपको जानना चाहिए, अमेरिका और ईरान के बीच जिस वार्ता के लिए इस्लामाबाद में जनता को घरों में कैद कर दिया गया, राजधानी में लॉकडाउन लगा दिया गया, जिस वार्ता के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस सूट बूट पहनकर पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं, उस वार्ता पर संकट के बादल कैसे गहराते दिख रहे हैं। आज आपको यह भी समझना चाहिए कैसे ईरान ने दुनिया के सामने साबित कर दिया है इस वक्त उससे बड़ा वीवीआईपी कोई नहीं है और उसकी शर्तों को माने बगैर न वार्ता होगी न सीज फायर होगा। आज आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि ऐन वक्त पर ईरान की शर्तें कैसे बढ़ती जा रही हैं। मित्रों, पाकिस्तान में चल रहे सीज फायर वाले ड्रामे के बीच दुनिया में तेल संकट कितना गहरा हो चुका है, हॉर्मूज को लेकर 24 घंटे में क्या अपडेट आया है और आगे क्या होने वाला है, ये वो सवाल है जिन्हें आज हम एक एक करके डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए, इस्लामाबाद में बैंड बाजा बारात लेकर तैयार बैठे शहबाज और मुनीर को किस बात की टेंशन सता रही है। डीएनए मित्रों, इस्लामाबाद में पहले 10 अप्रैल यानी आज ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता होनी थी, लेकिन बाद में इसे 11 अप्रैल से शुरू करने की योजना बनाई गई। पाकिस्तान के सेरेना होटल में दोनों देशों के बीच वार्ता होगी। इस होटल को पाकिस्तान की सरकार ने 8 अप्रैल से रविवार शाम तक के लिए रिजर्व कर लिया है। सेरेना होटल के आसपास 3 किलोमीटर के इलाके को पाकिस्तान की सेना ने सील कर दिया है, यानी पाकिस्तान की सेना की इजाजत के बगैर यहां कोई नहीं आ सकता। राजधानी इस्लामाबाद में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। वार्ता की वजह से गुरुवार और शुक्रवार के दिन छुट्टी घोषित कर दी गई है, यानी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब बंद कर दिए गए हैं। सड़कें पूरी तरीके से खाली हैं। अमेरिका में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दूसरे अमेरिकी वार्ताकारों के साथ पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं, जो शनिवार सुबह पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। लेकिन ईरान के वार्ताकार के पाकिस्तान आने पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि ईरान के वार्ताकारों ने लेबनान में युद्ध विराम और जब्त संपत्तियों को मुक्त करने की शर्त सामने रख दी है। मित्रों, जिस काम में पाकिस्तान हाथ डालता है उसमें अक्सर अनिश्चितता, असमंजस और अफरा तफरी की स्थिति बनी रहती है। फिलहाल पाकिस्तान में जिस शांति वार्ता को देश की तारीख का सबसे बड़ा सम्मान बताया जा रहा है, उसका भविष्य भी अनिश्चित है। यानी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर समारोह के लिए शामियाना लगाकर बैठे हैं, लेकिन वीवीआईपी चीफ गेस्ट उद्घाटन का फीता काटने को तैयार नहीं है। और मित्रों, इस वार्ता का वीवीआईपी चीफ गेस्ट अमेरिका नहीं है, ईरान है। और ईरान ने ही फिलहाल इस वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ये अभी तक की जानकारी है। आज एक तरफ अमेरिका और पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से ईरान के वार्ताकारों के पाकिस्तान पहुंचने या फिर ईरान से निकलने की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। दूसरी तरफ ईरान की मीडिया अमेरिका और पाकिस्तान के दावे की असलियत दुनिया के सामने लगातार रख रही है। अमेरिका की तरफ से इस वार्ता में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के अलावा ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ हिस्सा लेंगे, जबकि ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ हिस्सा लेने वाले हैं। इन दोनों को आज इस्लामाबाद पहुंचना था, लेकिन ईरान की मीडिया ने साफ साफ कहा है अब तक ईरान के नेता तेहरान में मौजूद हैं और पाकिस्तान के लिए रवाना नहीं हुए हैं। मित्रों, तंजीम न्यूज एजेंसी ईरान की प्रमुख सरकारी मीडिया है, जिसने ईरान के नेताओं के पाकिस्तान पहुंचने की बात को गलत बताया है। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने साफ साफ कहा, अमेरिका और पश्चिमी मीडिया ने ईरानी वार्ता टीम के इस्लामाबाद पहुंचने का जो दावा किया है वो पूरी तरह झूठ है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने ईरान नहीं छोड़ा है। जब तक अमेरिका लेबनान में सीजफायर की अपनी प्रतिबद्धता पूरी नहीं करता और इजरायली हमले जारी है, तब तक वार्ता नहीं होगी। मित्रों, ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी IRGC से जुड़ी आधिकारिक एजेंसी है, यानी फार्स एजेंसी की खबर को आप सीधे IRGC का बयान भी कह सकते हैं। फार्स न्यूज एजेंसी ने भी साफ साफ बताया, ईरानी वार्ता टीम इस्लामाबाद में नहीं पहुंची है और ना ही इस्लामाबाद जाने की योजना बनाई गई है। न्यूज एजेंसी ने दावा किया,
ईरान ने पाकिस्तानी अधिकारियों को आधिकारिक तौर पर बता दिया है कि लेबनान में इजराइल के हमले बंद होने तक अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। इस एजेंसी ने भी अमेरिकी मीडिया की उन रिपोर्ट्स को सीधे खारिज कर दिया जो ईरानी वार्ताकारों के इस्लामाबाद पहुंचने की बात कर रहे थे। ईरान की सरकारी प्रेस टीवी ने भी ईरानी नेताओं के पाकिस्तानी जाने की अफवाहों को बेबुनियाद बताया। प्रेस टीवी ने भी कहा, ईरान से कोई भी दल इस्लामाबाद नहीं जाएगा। मित्रों, ये ईरान के प्राइवेट न्यूज चैनल नहीं है, वो न्यूज एजेंसी और टीवी चैनल हैं जिनको ईरान की सरकार और IRGC की आवाज समझा जाता है। यानी पाकिस्तान और अमेरिका के न्यूज चैनल और अखबार जो कह रहे हैं वो सिर्फ प्रोपेगेंडा है। असलियत यह है, इस वक्त ईरान को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ लगातार ईरान के नेताओं के संपर्क में हैं, उनसे मिन्नतें की जा रही हैं, इस्लामाबाद आ जाइए। लेकिन अब तक ईरान अपने रुख पर अड़ा है। पाकिस्तान को बता दिया गया है। शहबाज शरीफ ने अपनी पोस्ट में जो कहा था, लेबनान में सीजफायर लागू होने का जो ऐलान किया गया था उसको अमेरिका और इजराइल माने। अगर ऐसा नहीं होता तो वार्ता नहीं होगी। और अब ईरान की तरफ से वार्ता में शामिल होने वाले स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने साफ साफ कह दिया है, दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से तय किए गए 2 उपायों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। लेबनान में संघर्ष विराम और बातचीत शुरू होने से पहले ईरान की जब्त संपत्तियों को मुक्त करना, बातचीत शुरू होने से पहले इन दोनों शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है। मित्रों, समझ रहे हैं आप, ईरान ने वार्ता करने के लिए यह शर्त रख दी है, जबकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति वार्ता के लिए अमेरिका से रवाना हो चुके हैं। आज आपको सुनना चाहिए जेडी वेंस ने अमेरिका से रवाना होने से पहले इस वार्ता को लेकर क्या कहा। हम इस वार्ता का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सकारात्मक रहने वाली है। अगर ईरानी ईमानदारी से बातचीत करने और सहयोग का हाथ बढ़ाने को तैयार हैं, तो ये एक अलग बात है। लेकिन अगर वे हमें धोखा देने या खेल खेलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वार्ता टीम उतनी सहनशील नहीं होगी। राष्ट्रपति ने हमें काफी स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। अब देखना है कि आगे क्या होता है। मित्रों, ट्रंप के डिप्टी जेडी वेंस ने ईरान को चेतावनी दी है। कहा है, अमेरिका के साथ खेल मत खेलो। जेडी वेंस ने यह भी बताया, ट्रंप ने उनको ठीक से समझाया है वार्ता से उनको क्या हासिल करना है। हालांकि इस्लामाबाद में यह वार्ता हो पाएगी या नहीं, इस पर असमंजस बरकरार है। लेकिन हम आपको फिर से कह रहे हैं, हर घंटे चीजें बदल रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है ईरान वार्ता में शामिल होगा। ईरान की ओर से अभी तक बातचीत में शामिल होने पर हामी नहीं भरी गई है, यानी अनिश्चितता बरकरार है। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त ईरान से जो बात निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक इस्लामाबाद में सीजफायर को लेकर कल होने वाली मीटिंग में ईरान शामिल नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है तो यह पाकिस्तान के लिए सबसे शर्मनाक होगा। मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2018 में पाकिस्तान के बारे में कहा था, अमेरिका ने पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर से ज्यादा दिए, लेकिन बदले में हमें सिर्फ झूठ और धोखा मिला। इस बयान के 8 साल बाद एक बार फिर से ट्रंप ने पाकिस्तान पर भरोसा किया है और ऐसा लग रहा है उन्हें इस बार झूठ और धोखे के साथ जिल्लत भी मिलने वाली है। क्योंकि पाकिस्तान भले ही ईरान को अब तक वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार नहीं कर पाया हो, लेकिन उसने वार्ता का पूरा माहौल जरूर बना दिया है। मित्रों, शहबाज और मुनीर इस वार्ता से पहले कई राउंड की वार्ता कर चुके हैं। क्या करना है, कैसे करना है, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार भी अमेरिका और अपने मुल्क की इंटरनेशनल बेइज्जती करवाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इसके लिए बाकायदा उन्होंने दुनिया भर के पत्रकारों को इस्लामाबाद बुलाया है। दुनिया भर के पत्रकारों को ऑफर दिया गया है, इस्लामाबाद आए और वीजा ऑन अराइवल पाएं। आज आपको पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री की सोशल मीडिया पोस्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। इस पोस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली वार्ता को कवर करने के लिए पत्रकारों के स्वागत करने की बात कही गई है और सभी एयरलाइंस को निर्देश दिए गए हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों को बिना वीजा के बोर्डिंग की अनुमति दी जाए और पाकिस्तान के इमिग्रेशन अधिकारी उन्हें पाकिस्तान पहुंचने पर वीजा दे दें। मित्रों, सोचिए, अमेरिकी मीडिया जो अपने राष्ट्रपति को भी नहीं बख्शती, वो पाकिस्तान पहुंचेगी। जेडी वेंस सूट बूट पहनकर वार्ता के लिए तैयार रहेंगे और ईरान के वार्ताकार आएंगे नहीं तो अमेरिका और वर्ल्ड मीडिया इनका क्या हाल करने वाली है। क्योंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति वार्ता में शामिल होने के लिए अमेरिका से निकल चुके हैं, इसलिए ईरान पर वार्ता में शामिल होने के लिए पूरा दबाव डाला जा रहा है। खबर यह भी है कि इस वार्ता में पाकिस्तान की जगह चीन को गारंटर बनाया जा सकता है। पश्चिमी मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि ईरान को पाकिस्तान और अमेरिका की गारंटी पर भरोसा नहीं है। आज आपको इसकी वजह भी समझनी चाहिए। इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एयर स्ट्राइक की। इस स्ट्राइक में एक सरकारी परिसर के पास मौजूद इलाके को निशाना बनाया गया।
इस हमले में कई लोगों की मौत की खबर है। धमाके में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। इसके अलावा साउथ लेबनान के कई इलाकों में इजराइल ने बम बरसाए, जिससे कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है। मित्रों, सोचिए, एक तरफ ईरान कह रहा है लेबनान पर हमले बंद नहीं हुए तो वार्ता नहीं होगी, दूसरी तरफ इजराइल लगातार हमले कर रहा है। ऐसे में ईरान वार्ता के लिए आएगा, उम्मीद काफी कम है। हालांकि इस पूरे सीजफायर में जिस तरह नाटकीय मोड़ आ रहे हैं, सुबह तक क्या होगा, ईरान का आखिरी फैसला क्या होगा, इस बारे में कहा नहीं जा सकता। लेकिन ईरान नहीं आया तो अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की जग हसाई होगी, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान से ही हो गई है। आज आपको दुनिया भर में तेल संकट की वर्तमान स्थिति के बारे में भी जानना चाहिए, समझना चाहिए कि पिछले 24 घंटे में क्या हुआ। मित्रों, दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश सऊदी अरब खुद ही तबाही का शिकार हो गया। 9 अप्रैल 2026 को सीजफायर के बाद ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया। वो लेबनान पर इजराइल के हमले का जवाब दे रहा था। मनीफा और खुरैस रिफाइनरी पर ईरानी हमले से 6 लाख बैरल प्रतिदिन का उत्पादन ठप हो गया। सऊदी की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर हमले से 7 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन रोकना पड़ा, यानी एक झटके में 13 लाख बैरल प्रतिदिन का नुकसान हो गया। 13 लाख बैरल क्रूड से मॉरिशस की लगभग 40 से 45 दिनों की जरूरतें पूरी हो सकती हैं, जबकि मालदीव लगभग 110 दिन तक चल सकता है। मित्रों, जो देश ये तेल खरीदते थे उनकी परेशानी ज्यादा बढ़ी है। सीजफायर के बाद उम्मीद थी हॉर्मुज खुलेगा, लेकिन लेबनान पर इजराइल के हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज बंद कर दिया। ट्रंप की आपत्ति के बावजूद सीजफायर के बाद सिर्फ 7 जहाज हॉर्मुज से निकल पाए हैं, वो भी ईरान की इजाजत के बाद। एशिया में जापान को हॉर्मुज बंद होने से सबसे बड़ा झटका लगा है। जापान अपना 95% तेल मिडिल ईस्ट से मंगवाता है, इसमें से 70% तेल हॉर्मुज से आता है। जापान की 87% ऊर्जा सिर्फ आयात पर निर्भर है। इस संकट से निपटने के लिए जापान की प्रधानमंत्री ने 8 करोड़ बैरल तेल रिजर्व से जारी करने का फैसला लिया। इससे जापान का काम 15 दिनों तक चल सकता है। अब जापान ने हॉर्मुज के वैकल्पिक रास्तों की तलाश भी शुरू कर दी है। मित्रों, हॉर्मुज बंद होने और कतर जैसे देशों पर हमले की वजह से एशिया में एलएनजी की कीमतें 140% से ज्यादा बढ़ गई हैं। इससे सिंगापुर और ताइवान जैसे देश इससे सीधे प्रभावित हैं। श्रीलंका में लोग कह रहे हैं पहले पैसे नहीं थे, तेल था, लेकिन अब पैसे हैं लेकिन तेल नहीं मिल रहा है। आज की तारीख में श्रीलंका ने तेल बचाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिए हैं। श्रीलंका में ईंधन बचाने के लिए हर बुधवार सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया गया है। स्कूल और यूनिवर्सिटीज अब सप्ताह में सिर्फ 4 दिन खोले जा रहे हैं। आम नागरिकों को एक सप्ताह में सिर्फ 15 लीटर तेल दिया जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहनों को 200 लीटर प्रति सप्ताह ही तेल दिया जा रहा है। साउथ कोरिया जैसे एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्था पर भी तेल संकट का प्रभाव पड़ा है। 1990 के बाद पहली बार साउथ कोरिया में फ्यूल प्राइस कैप लागू किया गया है, यानी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम की एक अधिकतम सीमा तय कर दी। उससे ज्यादा कीमत पर तेल बेचने की अनुमति नहीं है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और नेफ्ता के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। साउथ कोरिया का 67% तेल हॉर्मुज से आता है, इसलिए संकट ज्यादा बड़ा है। यूरोप में भी अप्रैल के अंत तक गैस और तेल की बड़ी कमी की चेतावनी दी गई है। यानी ये संकट सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था को हिलाकर रख देने वाला वैश्विक झटका है, जहां तेल, गैस और सप्लाई चेन तीनों पर एक साथ असर पड़ा है। इस तेल संकट के बीच ईरान का रुख बता रहा है समझौता इतना आसान नहीं है, और जब तक समझौता नहीं होगा हॉर्मुज बंद रहेगा। अगर यह स्थिति अगले 2 महीने तक बरकरार रही तो वैश्विक जीडीपी लगभग 3% कम हो सकती है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को करीब $2 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान होगा। खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा आर्थिक तबाही होगी। हॉर्मुज बंद रहने और युद्ध जारी रहने से सऊदी, कतर और कुवैत की जीडीपी 22% तक नीचे आ सकती है। हॉर्मुज बंद रहा तो तेल की कीमतें $130 प्रति बैरल से ऊपर जा सकती हैं। इससे दुनिया में मंदी और महंगाई का खतरा पैदा हो जाएगा, और पाकिस्तान जो खुद ईरान और अमेरिका में सीजफायर करवा रहा है, उसकी इकोनॉमी पूरी तरह ढह जाएगी। यानी ईरान और अमेरिका में सीजफायर दुनिया के हित में है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान पर भरोसा करना दुनिया के साथ धोखा है। डीएनए मित्रों, एक तरफ दुनिया में तेल और गैस से जुड़ी टेंशन बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान इस समय कितनी टेंशन में है, इसका विश्लेषण हमने कुछ देर पहले ही किया। अब हम आपको बताएंगे कैसे इजराइल की एक धमकी के बाद पाकिस्तान बुरी तरह डर गया। आखिर क्यों ईरान और हिजबुल्लाह से लड़ रहे इजराइल की बंदूक अचानक पाकिस्तान की तरफ तन गई। यह समझने के लिए आपको पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की एक सोशल मीडिया पोस्ट बेहद ध्यान से देखनी चाहिए। मित्रों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ख्वाजा आसिफ ने लिखा, इजराइल एक ऐसा शैतान है जो पूरी मानवता पर श्राप है।
हम इस्लामाबाद में अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ लेबनान में इजराइल खून खराबा कर रहा है। मैं दुआ करता हूं कि कैंसर बन चुके इस देश और उसके यहूदी नर्क की आग में जलें। मित्रों, हालांकि पाकिस्तान जैसे देश के नेताओं से तमीज और तहजीब की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन एक समुदाय के लिए इस किस्म के आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करना वाकई गलत है। ख्वाजा आसिफ ने जितने जहरीले अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उन्हें उतनी ही सख्त भाषा में जवाब भी मिला। दुनिया भर के यहूदियों ने ख्वाजा आसिफ के बयान की आलोचना की तो पलटवार सीधे इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से आया। ख्वाजा आसिफ की इस बेअदबी पर नेतन्याहू ने क्या जवाब दिया, यह भी आपको ध्यान से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, जिस एक्स पर ख्वाजा आसिफ ने पोस्ट किया था, उसी प्लेटफॉर्म पर नेतन्याहू ने लिखा, इजराइल की बर्बादी की दुआ मांगकर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने सभी हदों को पार कर दिया है। जो पाकिस्तान युद्ध विराम कराने का दम भर रहा है, उसके नेताओं से इस किस्म के बयानों को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मित्रों, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जैसे शब्द इस्तेमाल करके नेतन्याहू ने बता दिया कि ख्वाजा आसिफ की आपत्तिजनक बातों को यूं ही नहीं जाने दिया जाएगा। नेतन्याहू के इस एक ट्वीट के असर यह हुआ कि ख्वाजा आसिफ ने कुछ ही घंटों में अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। पाकिस्तान में दलील दी गई कि कथित युद्ध विराम के दौरान कोई विवाद ना हो, इस वजह से ख्वाजा आसिफ ने अपनी पोस्ट डिलीट की है। लेकिन पाकिस्तान की इस दलील पर भरोसा नहीं होता। जिस पाकिस्तान को खुद पता है कि युद्ध विराम की उम्मीद ना के बराबर है, वो पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए अपने रक्षा मंत्री की नाक नीची क्यों करवाएगा। इस तरह आनन फानन में अपने शब्द वापस लेने की एक बड़ी वजह इजराइल का डर है। यहूदियों की सुरक्षा के लिए इजराइल किन नीतियों पर चलता है, यह भी आपको ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, यहूदियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए इजराइल ने दो नीतियां तय की है। पहली नीति है संवाद। इसकी जिम्मेदारी इजराइल के एंटी सेमिटिज्म मंत्रालय के हाथों में है। यह मंत्रालय दुनिया भर में यहूदियों के खिलाफ लिखे जा रहे साहित्य और बयानों की निगरानी करता है। निगरानी के बाद यह मंत्रालय यहूदियों के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार को खत्म करने के लिए साहित्य बयान रिलीज करता है। मित्रों, यहूदियों के लिए इजराइल की दूसरी नीति यानी पलटवार की कमान दुनिया के सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी मोसाद के हाथों में है। दुनिया भर की अलग अलग एजेंसियों के साथ मिलकर मोसाद ऐसे किरदारों को रोकने का काम करती है जो यहूदियों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। जरूरत पड़े तो मोसाद यहूदी विरोधियों का खात्मा भी कर देती है। अगर इजरायली परिभाषा के चश्मे से देखा जाए तो ख्वाजा आसिफ के पोस्ट का जवाब देने के लिए दूसरी यानी मोसाद वाली नीति का इस्तेमाल किया जा सकता है। यही डर पाकिस्तान के अंदर बैठा है। जो मोसाद अपनी धरती से सैकड़ों किलोमीटर दूर बेरूत में हिजबुल्लाह कमांडर हसन नसरल्लाह को मार सकता है, जो मोसाद मुस्लिम जगत की सबसे शक्तिशाली शख्सियत माने जाने वाले आयतुल्लाह खामनेई की लोकेशन पता कर सकता है, उस मोसाद के लिए ख्वाजा आसिफ के खिलाफ एक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मित्रों, ख्वाजा आसिफ के बयान ने इजराइल की सरकार के अंदर कितना गुस्सा भर दिया, यह समझने के लिए आपको इजरायली विदेश मंत्री गिडियोन सार का बयान भी ध्यान से देखना और समझना चाहिए। इजराइल विदेश मंत्री ने कहा, दुनिया में यहूदियों के एकमात्र देश को कैंसर कहना और इजराइल की बर्बादी के लिए दुआ करना, ये कदम बताते हैं कि पाकिस्तान में सरकार नहीं बल्कि यहूदियों के खून के प्यासे मौजूद हैं। जो आतंकवादी इजराइल का अंत करना चाहते हैं, हम उनके सामने डटकर खड़े रहेंगे। मित्रों, किसी देश के विदेश मंत्री की आतंकवादी से तुलना करना यह बताने के लिए काफी है कि इजराइल के लिए अब ख्वाजा आसिफ दुश्मन से कम नहीं है। आपके अंदर यह सवाल उठ रहा होगा कि एक बयान से इजराइल के अंदर इतना गुस्सा क्यों भर गया। एक बयान ने ऐसा क्या कर दिया कि इजराइल के पीएम से लेकर विदेश मंत्री तक जवाब दे रहे हैं। इस गुस्से को समझने के लिए आपको इजरायली सिस्टम और समाज की सोच को समझना चाहिए। मित्रों, इजरायली समाज में इस सोच को बंकर मेंटालिटी कहा जाता है। इसका मतलब है यहूदी और उनका देश इजराइल एक मजबूत बंकर की तरह अपनी सुरक्षा करेंगे। इजरायली मानते हैं कि उनकी स्वतंत्रता और संप्रभुता आसानी से नहीं मिली है। सदियों के संघर्ष के बाद इजराइल की नींव पड़ी है। इसी वजह से इजराइल का हर कदम उस स्तर का होना चाहिए कि दुश्मन दोबारा यहूदियों की इस धरती को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी ना सके। पाकिस्तान के मामले में तो यह बंकर मेंटालिटी अपने चरम पर पहुंच जाती है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इजराइल की स्थापना से लेकर अब तक दुश्मन वाला बर्ताव ही करता रहा है। इजराइल की डिप्लोमेसी में पाकिस्तान को परमाणु हथियार वाला मुस्लिम मुल्क माना जाता है। इसी वजह से पाकिस्तान पर इजराइल ने कभी भरोसा नहीं किया। हालांकि इन दोनों देशों ने कभी सीधी जंग नहीं लड़ी, लेकिन छद्म टकराव कई बार हो चुका है। अब हम आपको इजराइल और पाकिस्तान की इसी अदावत का इतिहास बताने जा रहे हैं। मित्रों, 1948 के अरब इजराइल युद्ध में पाकिस्तान ने इजराइल को हराने की कोशिश की थी।
पाकिस्तान ने तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया से 2.5 लाख राइफल और 3 फाइटर जेट खरीदकर इजिप्ट को दिए थे। 1967 के अरब इजराइल युद्ध में पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स के रिटायर्ड फाइटर पायलट इराक की एयरफोर्स को भेजे थे। 1973 में जब सीरिया और इजराइल का टकराव हुआ था, तब पाकिस्तानी एयरफोर्स के 16 पायलट सीरियाई एयरफोर्स के लड़ाकू विमान उड़ा रहे थे। इजराइल ने पाकिस्तान की इन करतूतों का पूरा हिसाब किया है। 80 के दशक में जब पाकिस्तान अपना परमाणु बम बनाने की फिराक में था, तब इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक बड़ा ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन के तहत यूरोप की उन कंपनियों और वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया जो पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम में मदद कर रहे थे। मोसाद ने इन किरदारों के घरों और दफ्तरों पर लेटर बम भेज दिए। इन धमाकों से ऐसी दहशत फैली कि कई कंपनियों ने पाकिस्तान से रिश्ते तोड़ लिए। ऐसा लगता है कि समय का चक्र घूमकर दोबारा अदावत और टकराव की हद तक पहुंच गया है। ख्वाजा आसिफ के कट्टरपंथी दिमाग ने यहूदियों के खिलाफ जो जहर उगला है, वो इजराइल को रत्ती भर भी कबूल नहीं। डीएनए मित्रों, पाकिस्तान के साथ इजराइल क्या करेगा, ये आने वाला वक्त बता देगा। फिलहाल इजराइल अपने युद्ध से जुड़ी नीति को आगे बढ़ाने में व्यस्त है। यह नीति कहती है कि इजराइल के युद्ध में कोई मध्यस्थ नहीं होगा। अगर युद्ध विराम होगा तो इजराइल की मर्जी से होगा, इजराइल की शर्तों पर होगा। डीएनए के 9 अप्रैल के संस्करण में हमने आपको बताया था कि लेबनान में इजरायली बमबारी प्रभावशाली साबित हुई है। इस बमबारी के बाद लेबनान की सरकार ने इजराइल से बातचीत करने का प्रस्ताव रखा था। आज इस प्रस्ताव पर बड़ा अपडेट आया है। अब हम आपको इसी अपडेट से जुड़ी डिटेल्स बताने जा रहे हैं। मित्रों, इजराइल ने आज लेबनान द्वारा भेजा गया बातचीत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान से बातचीत के लिए एक कमेटी के गठन का आदेश दे दिया। बातचीत से पहले मसौदा तैयार करने के लिए अमेरिका में एक मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में अमेरिका में तैनात इजराइल और लेबनान के राजदूत शामिल होंगे। ये मीटिंग अमेरिकी विदेशी विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में की जाएगी। कुछ और देशों को भी बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है। इस बातचीत के सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर युद्ध विराम पर दोनों देश सहमत हुए तो यह कदम मिडिल ईस्ट के आधुनिक इतिहास में महत्वपूर्ण अध्याय बन जाएगा। बीते 44 सालों से लेबनान की धरती पर इजराइल और आतंकी गुट हिजबुल्लाह की जंग चल रही है। आखिर लेबनान युद्ध विराम जैसी स्थिति क्यों चाहता है, यह समझने के लिए आपको हिजबुल्लाह के कथित जिहाद और उसमें बड़े लेबनानी खून का इतिहास गौर से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ 1982 में हथियारबंद ऑपरेशन शुरू किए थे। 1982 से लेकर अब तक इस युद्ध में तकरीबन 30,000 लेबनानी नागरिक मारे जा चुके हैं। पिछले 2 साल में इजराइल और हिजबुल्लाह के टकराव की वजह से लेबनान को 1,30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। मार्च 2026 में ईरान युद्ध की वजह से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच छिड़ी अदावत ने 12 लाख लेबनानी नागरिकों को विस्थापित कर दिया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि लेबनान के 15% भूभाग पर हिजबुल्लाह का कब्जा है। बर्बादी और तबाही के इस दौर की वजह से ही लेबनान ने इजराइल के साथ युद्ध विराम करने का फैसला किया, ताकि लेबनान के नागरिकों को जंग की ज्वाला में झुलसने से बचाया जा सके। इजराइल ने युद्ध विराम के लिए बातचीत को स्वीकार कर लिया है, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रहेगा। हिजबुल्लाह के आतंक के खिलाफ इजराइल का यह निश्चय समझने के लिए आपको इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान ध्यान से सुनना चाहिए। मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि लेबनान में कोई युद्ध विराम नहीं है। हम पूरी ताकत के साथ हिजबुल्लाह पर हमले करते रहेंगे। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इजराइल की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो जाती। ईरान और उसके प्यादों के खिलाफ हमारी सफलता ने ऐतिहासिक मंजिल हासिल की है। हमारे उन देशों से भी संबंध बेहतर हुए हैं जिनसे पहले शून्य बराबर संपर्क हुआ करता था। मित्रों, इजराइल को पता है कि युद्ध की वजह से हिजबुल्लाह का समर्थन करने वाला ईरान कमजोर हो चुका है। इसी वजह से इजराइल पूरी तरह हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहता है। हिजबुल्लाह के प्रति इजरायली नीति को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको इजराइल के पूर्व पीएम एहूद ओलमर्ट का एक कथन देखना और समझना चाहिए। मित्रों, ओलमर्ट कहते थे, अगर हमें ऐसा समय चाहिए जब इजरायली और लेबनानी नागरिक सुरक्षित माहौल में सांस ले सकें, तो इसके लिए सिर्फ एक काम पूरा करना होगा, हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करना होगा। दशकों तक इजराइल ने अरब देशों से लोहा लिया है। अब इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के आतंक का सामना कर रहा है। गाजा के युद्ध ने हमास का खात्मा कर दिया। अब ईरान युद्ध की वजह से हिजबुल्लाह पर शिकंजा कसा जा रहा है। मित्रों, 9 अप्रैल को लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए गए थे। आज यानी 10 अप्रैल को इजरायली सेना ने लेबनान की सीमा में घुसकर हिजबुल्लाह के आतंकी अड्डों पर हमले किए। हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों को आज 39वां दिन हो चुका है। इन 39 दिनों में हिजबुल्लाह को इजराइल ने कितना नुकसान पहुंचाया,
अब हम आपको इससे जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, 39 दिनों के टकराव में हिजबुल्लाह के तकरीबन 1400 आतंकवादी मारे गए हैं। इजरायली हमलों में 12 से ज्यादा टेरर कमांडर भी ढेर कर दिए जा चुके हैं। हथियारों के भंडारों पर इजरायली हमले की वजह से हिजबुल्लाह 60,000 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन तबाह हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह कि दक्षिणी लेबनान के कई अहम मोर्चों से हिजबुल्लाह को पीछे हटना पड़ा। यह संकेत देता है कि लेबनान में हिजबुल्लाह की पकड़ ढीली पड़ रही है। मित्रों, हिजबुल्लाह को खत्म करने की जिस रणनीति पर इजराइल चल रहा है वो हूबहू आचार्य चाणक्य की नीतियों से मेल खाती है। शासन के लिए आचार्य चाणक्य शत्रु के समूल नाश को सही मानते थे। अर्थशास्त्र में लिखा है, ऋण, अग्नि और शत्रु को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये तीनों अगर थोड़े भी बचे रह गए तो दोबारा अपना दायरा बढ़ा लेते हैं। मित्रों, हिजबुल्लाह का खात्मा इजराइल के लिए जितनी बड़ी सफलता होगी, ईरान के लिए उतना ही बड़ा नुकसान होगा। गाजा में हमास तकरीबन खत्म हो चुका है। अगर लेबनान में हिजबुल्लाह भी खत्म हो गया तो उस कथित एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का अंत हो जाएगा जिसे ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट के तेहरान विरोधी देशों के खिलाफ खड़ा किया था। इसी वजह से युद्ध विराम के लिए ईरान बार बार लेबनान में हमले रोकने का राग अलाप रहा है। इजराइल भी युद्ध नीति से लेकर कूटनीति के हर दाव का इस्तेमाल कर रहा है। लेबनान में ईरान के प्लान को रोकने के लिए इजराइल ने कौन सी नई बिसात बिछाई है, अब हम आपको इससे जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, अमेरिकी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक इजराइल ने लेबनान से बातचीत में फ्रांस के शामिल होने पर रोक लगा दी है। इजराइल ने दलील दी कि फ्रांस का वर्तमान किरदार निष्पक्ष नहीं है। इसी वजह से युद्ध विराम में फ्रांस की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह दलील फ्रांस और ईरान के बीच लगातार बढ़ते संवाद के मद्देनजर की गई। इजराइल के इस कदम के बाद युद्ध विराम की बातचीत में कोई ऐसा किरदार नहीं रह जाएगा जिसे इजराइल विरोधी माना जा सकता हो। आतंक के प्रति इजराइल की नीति हमेशा साफ और सख्त रही है। इजराइल ये मानता है कि आतंक का समूल नाश ही सुरक्षित जीवन का रास्ता खोल सकता है। इजराइल ने 3 साल तक युद्ध करके गाजा में हमास को खत्म किया और अब बारी हिजबुल्लाह की है। इजरायली फौज ने इस युद्ध के लिए भी कमर कस ली है। अगर लेबनान ने युद्ध विराम के बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई में शामिल होने पर सहमति भरी तो हिजबुल्लाह 2 पार्टों के बीच बुरी तरह पिस जाएगा। संकट के समय जो मदद का हाथ बढ़ाए वो मित्र होता है। भारतीय संस्कृति मुश्किल वक्त में मदद को सबसे बड़ा परोपकारी मानती है। ईरान वॉर में भारत ने आम ईरानी लोगों की मदद का यही जज्बा दिखाया। ईरानी दूतावास को मानवता की मदद के लिए जमकर दान दिया गया, लेकिन अब दिल्ली में ईरानी दूतावास ने चंदा इकट्ठा करने वाले अपने तमाम बैंक खातों और QR कोड को पूरी तरीके से डीएक्टिवेट कर दिया है। यानी अब ईरान ने इन बैंक खातों में भारत से पैसे नहीं जा पाएंगे। आखिर क्यों इतनी बड़ी मुहिम को अचानक रोकना पड़ा और चंदे में मिले करोड़ों रुपयों का अब क्या होगा, इसके बारे में अब हम आपको बताते हैं। असल में ईरान दूतावास ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि अब कोई भी इन खातों में पैसा ना भेजे। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह भारत के बैंकिंग नियम और कूटनीतिक सीमाएं हैं। रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक भारत में मौजूद कोई भी विदेशी मिशन या दूतावास यहां के आम नागरिकों से चंदा लेकर उसे सीधे अपने देश नहीं भेज सकता। यह न सिर्फ भारतीय कानून बल्कि अंतर्राष्ट्रीय वियना कन्वेंशन के दायरे में भी आता है, जो दूतावासों के कामकाज के तरीके तय करता है। अब सवाल यह है कि जो पैसा इकट्ठा हो चुका है उसका क्या होगा। दूतावास अब इस चंदे से भारत के ही बाजार से दवाइयां और जरूरी मानवीय सामान खरीदेगा और फिर उसे ईरान भेजेगा। यह तरीका कानूनी भी है और इससे किसी नियम का उल्लंघन भी नहीं होता। मित्रों, ईरान के दूतावास ने कहा है कि अब मदद देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ईरान की मदद वाले अभियान के दौरान जो तस्वीरें कश्मीर और लद्दाख से आई वो वाकई भावुक कर देने वाली हैं। लद्दाख की बर्फीली चोटियों के बीच एक छोटी सी बच्ची अपनी गुल्लक लेकर खड़ी है। वो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उस दान पात्र में डाल देती है। वहां सिर्फ नोट ही नहीं दिख रहे हैं बल्कि लोगों के घरों के पुराने पीतल और तांबे के बर्तन भी जमा है। एक महिला की तस्वीर भी सामने आई जिसने अपने पुरखों के दिए हुए आखिरी गहने भी ईरान की मदद के लिए सौंप दिए। ये तस्वीरें साबित करती हैं कि इंसानियत की कोई सरहद नहीं होती और जब देने पर आए तो लोग अपनी सबसे कीमती चीज देने से भी पीछे नहीं उठते। ईरान की मदद के लिए कारगिल के लोगों का जज्बा तो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। कारगिल के एक छोटे से गांव काकसर में एक शख्स ने चंदे के तौर पर सिर्फ एक अंडा दिया। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जब उस अंडे की नीलामी हुई तो एक गांव वाले ने उसे 6,000 रुपए में खरीदा। इसी तरह एक दूसरे इलाके में एक शख्स ने अपनी मुर्गी दान कर दी। उस मुर्गी की बोली लगी और वो 1.25 लाख रुपए में नीलाम हुई। मुर्गी खरीदने वाले ने वो 1.25 लाख रुपए तुरंत राहत कोष में जमा करा दिए। ये छोटी छोटी कहानियां बताती हैं कि मदद करने के लिए जेब से ज्यादा दिल का बड़ा होना जरूरी है।
दूतावास ने इन लोगों की इस दरिया दिली का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने साफ कहा कि भारत के लोगों ने जो प्यार दिखाया है वो उनके लिए अनमोल है। हालांकि कानूनी वजहों से अब चंदा लेना बंद कर दिया गया, लेकिन जो मदद पहुंच चुकी है वो ईरान के लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा बनेगी। मित्रों, ईरानी दूतावास ने चंदा बंद करके एक समझदारी भरा फैसला लिया ताकि भविष्य में कोई कानूनी पेश ना फंसे। वहीं भारत की जनता ने अपनी वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को दोहराया है कि मुसीबत में पड़े मुल्क की मदद कैसे की जाती है।